गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स के लिए इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो बेस्ड है हमारे नेचुरल फेनोमेनन जो अकर्स होते हैं और जो लॉज जो इस नेचुरल फेनोमेनन को गवर्न करते हैं उसके बारे में हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। तो इसके बारे में हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे हम लोग देखते हैं रेनबो का फॉर्मेशन। अब अगर हम लोग रेनबो का फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये एक नेचुरल फेनोमेनन है, लेकिन इसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक छिपा है, इसका जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग फिजिक्स के स्टडी के दायरे में रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते भी हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन किस वजह से होता है। तो आप जानते हैं इसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है। ये डिस्पर्शन हम लोग फिजिक्स के क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। कोई स्टोन को हम थ्रो करते हैं ऊपर, वो फिर वापस लौट के आ जाता है। ये सारे नेचुरल फेनोमेनन हैं जो अकर्स होते हैं डेली लाइफ में। ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसी का स्टडी करना अगर है तो हमें वो फिजिक्स चैप्टर, जो फिजिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है, उसके अंदर आता है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स का क्या रोल है सोसाइटी में। तो फिजिक्स का रोल सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज का इन्वेंशन अगर होता है फिजिक्स में, तो वो डायरेक्टली सोसाइटी को प्रभावित करता है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि मोटर का प्रिंसिपल फिजिक्स में दिया गया और इस मोटर पर बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे चीज़ अभी यूज़ हो रहे हैं हमारे घरों में। जैसे फैन है, मिक्सी है, कूलर है, गेहूं पिसाने के लिए चक्की है। तो आसपास आज जो हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी फिजिक्स में जो इन्वेंशन होता है उससे कैसे डायरेक्टली इफेक्टेड होता है। क्योंकि बल्ब का आविष्कार एडिशन ने किया, तो उस बल्ब से आज हम अपने घरों को रोशन करते हैं। तो फिजिक्स इन रिलेशन विद सोसाइटी, ये बहुत ही गहरा रिलेशन है इनके बीच।
और इन्वेंशन इन फिजिक्स डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है सोसाइटी को, ऐसा हम लोग देख सकते हैं और देख रहे हैं। अब है कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है। फिजिक्स में जो प्रिंसिपल दिया जाता है, जैसे मोटर का प्रिंसिपल है, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कॉइल पर टॉर्क या समझिए फोर्स लगता है जिससे वो रोटेट करता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है मोटर का। लेकिन इस मोटर के प्रिंसिपल से जब हम फैन डिजाइन करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी आता है, उसमें ब्लेड दिया जाता है इस तरह से कि अगर मोटर रोटेट करे तो उसमें ब्लेड ऐसा फिट किया जाए कि वो हवा दे। तो ये टेक्नोलॉजी का काम है। इसमें मोटर प्रिंसिपल है फिजिक्स का और टेक्नोलॉजी लगा करके फैन बनाया। अब देखिए मोटर से गेहूं पीसते हैं हम लोग चक्की में, तो वहाँ भी मोटर चलता है, लेकिन टेक्नोलॉजी लगा दिया गया कि मोटर चलने भर से नहीं होगा, उसके साथ ब्लेड लगाया गया, उसके साथ स्टोन्स लगाए गए, फिर जाकर के उसमें व्यवस्था ऐसी बनाई गई कि हम लोग गेहूँ डालते हैं और वो पीस करके बाहर निकलता है। ये सारी टेक्नोलॉजी लगी उसमें, बेसिक मोटर ही है। तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। रॉकेट का प्रोपल्सन हम लोग जानते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ से नीचे गैस निकलता है हाई स्पीड में, रॉकेट ऊपर जाता है, एक एक्शन तो दूसरा रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। लेकिन इस एक्शन और रिएक्शन से रॉकेट बनेगा, सैटेलाइट लॉन्च होगा, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन से सैटेलाइट को हम ऑर्बिट में रख पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है। प्रिंसिपल फिजिक्स डिजाइन करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी से हम जब उसमें लगाते हैं, उस प्रिंसिपल से टेक्नोलॉजी लगा करके जब हम किसी डिवाइस को यूज़फुल बनाते हैं, तो ये है फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का रिलेशन। फिजिक्स से टेक्नोलॉजी किस तरह से इफेक्टेड है और किस तरह से टेक्नोलॉजी बनता है, ये सब हमने एक आध एग्जाम्पल आपको दिया है ना। एक्सपेंशन ऑफ, जैसे एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस होता है जब हम हीट करते हैं, ये तो आप जानते हैं, एवरीथिंग एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। लेकिन इस पर बेस्ड थर्मोमीटर बनाया जाएगा, ये टेक्नोलॉजी का काम है। प्रिंसिपल तो वही है थर्मोमीटर का, जो मरकरी है वो टेम्परेचर से एक्सपेंड होता है, लेकिन उससे हम टेम्परेचर मेजर कर लेंगे, इसमें टेक्नोलॉजी लगाया जाता है। यही बेसिक, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो प्रिंसिपल है फिजिक्स का और जो टेक्नोलॉजी है वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। विदाउट टेक्नोलॉजी फिजिक्स इनवैलिड है, प्रिंसिपल इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी लगेगा तभी हमारे यूज़ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से है फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का रिलेशन। बहुत सारे लॉज हैं, जैसे हमने कहा कि फिजिक्स में नेचुरल लॉज को हम लोग डिस्कस करते हैं, नेचर के जो लॉज हैं, तो बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज हैं। आप जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, कंजर्वेशन लॉज हैं, ये सभी नेचर को रिलेट करते हैं और नेचर इसी लॉज से गवर्न होता है। तो सभी लॉज आप लोग जानते ही हैं, ये सब नाम सुना होगा आपने। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स का रिलेशन
सोसाइटी से, फिजिक्स का रिलेशन टेक्नोलॉजी से, फिजिक्स का रिलेशन अदर साइंस से भी है। अब अगर हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में मेनली हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं सेल का, प्लांट सेल का, एनिमल सेल का। वो स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता है? लेंस। लेंस हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं फिजिक्स में। तो ये फिजिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है बायोसाइंस में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी एक दूसरे का रिलेशन, सब्जेक्ट साइंस, फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिस्ट्री में हम लोग एटम्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। उसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के बारे में जानते हैं। तो ये जो एटम का स्ट्रक्चर है ये कैसा है, इसमें न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो आया रदरफोर्ड मॉडल से, बोर्स मॉडल से, ये फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन है। और केमिस्ट्री में इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से और एलेबरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। मैथमेटिक्स का फिजिक्स में बड़ा रोल है। अगर आप देखें कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट कैसे रिलेटेड है, कोई भी इक्वेशन, डेरिवेशन हम अगर करते हैं फिजिक्स में तो इंटायरली वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो मैथमेटिक्स का फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो ब्रांच ऑफ साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, ये सभी एक दूसरे से को रिलेटेड रहते हैं। ठीक है। तो ये है अलग डिफरेंट सब्जेक्ट से फिजिक्स का रिलेशन। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे वो है मेजरमेंट। अब जो मेजरमेंट है, हम लोग मेजर किसको करते हैं? मेजर हम लोग जैसे डिस्टेंस है तो कितना है मेजर करते हैं। स्पीड है किसी का तो कितनी है ये भी मेजर करना पड़ता है। किसी ने फोर्स लगाया तो कितना लगाया ये मेजर करते हैं। एक्सेलरेशन है तो कितना है इसका मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट हम करते हैं एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज़ का, यानी जो मास, टाइम, ठीक है, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम मेज़र करते हैं। तो जिसको मेज़र करते हैं वो क्या कहलाता है? जिसको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जिसको हम लोग मेजर करते हैं। अब जब मेजर करते हैं तो उसको यूनिट देते हैं। सब जानते हैं, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि अगर हम किसी मास का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम बताते हैं कि ये 5 kg है, यानी जिसको मेजर करते हैं उसका एक स्पेसिफिक यूनिट भी देते हैं। अगर हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो हम उसको मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, किलोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, सेंटीमीटर में, छोटे यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो हम किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी को जिस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं वो यूनिट कहलाता है। ठीक है। तो यूनिट क्या होता है? यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसके टर्म में हम उस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी in terms of which
we can express the measurement of similar quantities. समझ में आया यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड होता है। जैसे मान लीजिए हमने लेंथ का यूनिट 1 मीटर लिया, तो जो 1 मीटर है, जितना बड़ा हम लेंथ लेते हैं ये वेल डिफाइंड है और ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब इसने बड़े लेंथ को जो 1 मीटर का है उसको सभी लोग फॉलो करेंगे, सभी लोग उसको मानेंगे, ये स्टैंडर्ड हो गया। हर दुकान में अगर मीटर लेंथ मेजरमेंट हो रहा है मीटर से, सबका मीटर स्केल इक्वल लेंथ का होगा, सब उसको फॉलो करेंगे। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। तो अगर हम लेंथ को मीटर में मेजर कर रहे हैं तो जो 1 मीटर हुआ वो यूनिट कहलाता है और हम वो 1 मीटर स्टैंडर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ लेंथ को हम उसी 1 मीटर से मेजर करें, मास को नहीं कर सकते मीटर से मेजर। इसीलिए यूनिट का क्या डेफिनेशन है? इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी in terms of which we can measure the similar type of quantity। उसी तरह की क्वांटिटी जिसके लिए बनाया गया है लेंथ मेजर करें, लेंथ ही मेजर करेंगे। अगर हम किलोग्राम बनाए यूनिट, 1 किलोग्राम इज अ यूनिट फॉर मास, then we can measure mass in terms of किलोग्राम। तो किसी भी क्वांटिटी को जब हम लोग मेजर करके लिखते हैं तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है? मेजरमेंट जब करके हम लोग किसी भी क्वांटिटी को लिखते हैं, उसमें एक पार्ट होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है यूनिट। जैसे 2 kg, इसमें ये 2 है उसका मैग्नीट्यूड और kg उसका यूनिट है। यानी आप कह सकते हैं 2 × 1 kg, यानी 1 kg यूनिट है और अगर इसका 2 टाइम्स है किसी का मास, इस 1 kg के 2 टाइम्स है, दैट विल बी 2 kg। ठीक है? इसी तरह से हम मेजर करते हैं। मान लो लेंथ को मेजर करेंगे, इसको हम लोग ऐसे मेजरमेंट के लिए लिखते हैं NU, N फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 2 है, और U फॉर यूनिट। तो ये 2 क्वांटिटी टर्म्स हमें लिखने पड़ते हैं किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट में। अगर हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, इफ लेंथ इज 5 मीटर, इट मीन्स if length is 5 meter, it means 5 into 1 meter. 1 meter is the unit. And अगर कोई length 5 times of 1 meter है, 5 times of 1 meter है, then the total length will be 5 meter. ठीक है? इस तरह से हम लोग यूनिट के हेल्प से किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। ठीक समझ में आया? फिजिकल क्वांटिटीज क्या है जिसको हम मेजर कर सकते हैं? दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल और वी कैन मेजर। यूनिट क्या होता है? वी कैन एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट। और व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच वी कैन एक्सप्रेस द अनदर फिजिकल सिमिलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके? अब यूनिट, कोई भी यूनिट कुछ भी नहीं दे सकता है ना? हमारी इच्छा है कि हम 1 मीटर या लेंथ के लिए इतना बड़ा यूनिट दें, तो क्या हम दे सकते हैं कि अपने मन से हम कोई यूनिट लेंथ के लिए, कोई यूनिट मास के लिए, कोई पत्थर ले लिया, स्टोन ले लिया? जैसे आप देखते हैं बहुत सारे सब्जी वाले एक पत्थर ले लेते हैं, उसको कहते हैं ये इतना है, उसके बराबर का बना के वो करते हैं। लेकिन अगर कुछ भी हम उठा लें और कहें कि ये यूनिट होगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी भी क्वांटिटी का यूनिट जो मर्जी बना सकते हैं? तो इसका मतलब अगर हम नहीं बना सकते हैं तो
साफ मतलब है कि अगर कोई यूनिट को हम सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं किसी क्वांटिटी का, तो उसके लिए सर्टेन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, सर्टेन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल्स क्या होने चाहिए? तो सबसे पहले वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर आपने इतना ही बड़ा लेंथ को मीटर माना या अपना आपको यूनिट दे रहे हैं, तो हाउ कैन यू डिफाइन दैट यूनिट? ओके। दूसरा है कि जब आप किसी यूनिट को बना रहे हैं या बनाने जा रहे हैं, तो वो कन्वीनियंट इन यूज। अब कोई ऐसा लेंथ का यूनिट बना ले जो बहुत बड़ा हो या इतना छोटा हो, उससे मेजर करने में बहुत समस्या हो। मान लो हमने बहुत छोटा यूनिट बना लिया लेंथ का, और बड़े लंबाई मापना है, मेजर करना है हमें, तो हमें कितनी बार मेजर करना पड़ेगा? उससे सुविधा तो नहीं होगी, बहुत असुविधा होगी। या हम इतना बड़ा यूनिट मान लें कि कोई छोटा लंबाई अगर मेजर करना हो तो कर ही नहीं पा रहे हैं, या उस मेजरमेंट यूनिट को रखने में प्रॉब्लम हो रहा हो। तो कन्वीनियंट होना चाहिए, जो यूनिट हम डिसाइड करते हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, इजी टू स्टोर होना चाहिए, उसको हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग जो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है, वो वहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी के यूनिट रखे रहते हैं, उसी से मेज़र करके हम लोग सभी कंट्रीज़ में उस यूनिट को मेज़र करके उसी के बराबर का लाते हैं। और फिर यहाँ भी हमारे कंट्री में भी मेज़रमेंट डिपार्टमेंट है, वो उसको वेरीफाई करता है और फिर वो उस पर अपना स्टैंप लगाता है। फिर वो यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट डिस्ट्रीब्यूट होता है यूजर्स के लिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट बनाने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो आपको हमने बताया। अब जब यूनिट बन ही गया, हम लोग यूनिट को बना लिए, तब हम लोग देखेंगे कि यूनिट कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट होता है फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। फंडामेंटल और बेसिक यूनिट जो होता है, ये यूनिट इंडिपेंडेंट होता है एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर यूनिट। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट, it is independent unit and does not depend on other unit. ओके, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ टाइम, ये सारे फंडामेंटल या बेसिक यूनिट कहलाते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, कि किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरे तरह का यूनिट होगा डिराइव्ड यूनिट। दूसरा यूनिट क्या होगा? derived unit. The derived unit is derived from the fundamental units. This unit, these units are derived from basic or fundamental unit. जैसे यूनिट ऑफ, एग्जाम्पल में यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ वॉल्यूम,
unit of speed, these are the derived unit. अगर हम लोग जानते हैं कि बहुत हम लोग देखे हैं कि एरिया को किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो एरिया इज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ मीटर स्क्वायर. तो मीटर स्क्वायर, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ which is the fundamental unit, and meter square is equal to meter into meter, यानी 2 times फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट ऑफ एरिया होता है. ऐसे ही अगर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ को अगर 3 times मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम बनता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब. अगर यूनिट ऑफ स्पीड देखें, स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड अगर यूनिट है तो मीटर इज द फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड इज ऑल्सो अ फंडामेंटल यूनिट, एंड द यूनिट ऑफ स्पीड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट. That's why it is called derived unit. Unit of speed is called derived unit. तो ये 2 तरह का यूनिट होता है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, टॉपिक होगा जब हम लोग देखेंगे तो वो देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट. और उसमें हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर लेंथ को मेजर करें तो हम सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट पर. तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस टॉपिक मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज में सिस्टम ऑफ यूनिट. ओके, थैंक यू.